नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसे करने के लिए तैयार नहीं थी। महागठबंधन में सीटों को लेकर कौन कितना सीट पे लड़ेगा उसको लेकर बहुत खींचान था। बिहार में कांग्रेस उस लायक कभी बना नहीं कि आरजेडी को यूज किया जाए। अप्रैल में ही डिसाइड कर चुके थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। जेडीयू में जो बड़े बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के अलावा, चाहे वो लल्लन सिंह हो, संजय झा हो या अशोक चौधरी हो, वो सारे बीजेपी के साथ सेट है। लोगों में उत्साह तो बहुत है। ये उत्साह किस चीज का है जिक्र तो होगा ही, क्योंकि बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। आज अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आ रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के टीवी भारत में। जैसे आप सब जानते हैं, बिहार इलेक्शन का पहला चरण आज है और अभी कुछ घंटों में वो वोटिंग लाइंस बंद भी हो जाएंगी। तो आज मेरे साथ है सुभाष उगर सर। वो हमसे बात करेंगे बिहार की सियासत की इस जो खेल चल रही है उसके बारे में। तो सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाल के आप आए हमारे स्टूडियो में और बिहार इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर, अभी बिहार इलेक्शन को लेके अगर हम पूछें तो बहुत कुछ चल रहा है सर। फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत कुछ अलग अलग बातें चल रही है। कोई बोल रहा है कि एनडीए अलायंस में इश्यूज है, कोई बोल रहा है महागठबंधन में खिंच तनाव हो रही है, सीएम फेस को लेके तनाव हो रहे थे। लेकिन बात बात में बोलते बोलते 6 नवंबर आ गया और पहला चरण खत्म भी होने वाला है सर। तो आपका क्या कहना है? क्या वो सब एक टैक्टिक्स था कि लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखते हैं, या फिर क्या था सर वो पूरा शो? वैसे तो उसको हम टैक्टिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि रियली दोनों गठबंधन में इश्यूज थे। दोनों गठबंधन में 4-5 पार्टियां हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन का कमी था। और खास करके एनडीए में चीफ मिनिस्टर का फेस को लेकर बहुत सारा खींचतान था। एनडीए में नीतीश कुमार और उनके साथी जेडीयू वाले वो चाहते थे कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसे करने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि बीजेपी को ये एक सबक है, पिछली चुनाव में क्या हुआ था, बीजेपी 70 से ज़्यादा सीटें देती थी, जेडीयू सिर्फ 43 सीटें देती थी। उसके बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार को सीएम करना पड़ा, सीएम के रूप के उनको मानना पड़ा। क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने ये घोषित किया था, डिक्लेयर किया था, अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। तो उस बात को रखने के लिए उनको नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। इसलिए बीजेपी इस बार ये चाह रही है कि अगर सीट हमारा ज़्यादा होता है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में पहली बार। आज तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो बीजेपी का ये एक ड्रीम है उनका, बीजेपी का उसका एम्बिशन है, बीजेपी का एक सीएम हो बिहार में। इसलिए वो डिक्लेयर नहीं किया है। और वैसे महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर हो गया। तो नीतीश कुमार भी चाहते थे, वो 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर है, उनका सीएम फेस तो रेडीमेड फेस ऑलरेडी है। उसके बावजूद बीजेपी डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए एनडीए में भी बहुत सारे खींचान था। और महागठबंधन में सीटों को लेकर कौन कितना सीट पे लड़ेगा उसको लेकर बहुत खींचान था। खास करके कांग्रेस पार्टी जो 70 से ज़्यादा सीटें चाहती थी, वो देने के लिए तेजस्वी यादव, आरजेडी वो तैयार नहीं हुए। उनको 50 में उनको देना चाहते थे, वो 50 के अंदर। तो ये बहुत किसान चला। और वीआईपी एक और पार्टी है महागठबंधन में, उनके सीटों को लेकर भी बहुत सारे खींचतान हुए। बाद में वो लोग सेटल हो गए। 61 सीट्स पे अभी कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन जो खींचतान था दोनों गठबंधन में, उसमें कोई टैक्टिक्स नहीं था, वो रियल खींचतान था। बट सर, बात ये भी हो रही थी, जब राहुल गांधी से बार बार पूछा जा रहा था कि सीएम फेस किसको आप बोल रहे हैं, तेजस्वी होंगे ना सीएम, तो वो एक इनडायरेक्ट आंसर्स दे रहे थे। वो यहाँ पे चल रहा था और कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि हाँ, वो शायद तेजस्वी को यूज़ कर रहे हैं अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बिहार में बनाने के लिए। और रही बात एनडीए, जो बीजेपी अपना एक उम्मीदवार को वहाँ खड़ा करना चाह रहा था सर। बट मुझे ऐसा लगता है उससे एक और चीज़ हुई कि जब बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे थे, बहुत लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, लोग कह रहे थे कि एनडीए के बहुत सारे सीट जस्ट बिकॉज नीतीश कुमार को कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वोट्स
तेजस्वी की तरफ जाने की संभावना है करके। सर उस पे आपका क्या रिएक्शन था सर? पहली बात तो कांग्रेस आरजेडी को आरजेडी का लीडर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बिगिनिंग में डिक्लेयर नहीं करने के लिए वो नहीं। रेडी थे। हाँ, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस आरजेडी को यूज़ करना चाहता था, क्योंकि बिहार में कांग्रेस उस लायक कभी बना नहीं कि आरजेडी को यूज़ किया जाए। हाँ। बिहार में कांग्रेस तो बहुत छोटी पार्टी है कंपेयर टू आरजेडी। अगर आरजेडी चाहे तो आरजेडी कांग्रेस को यूज़ कर सकती है बिहार में, लेकिन कांग्रेस आरजेडी को यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन हो सकता है उनका एक स्ट्रैटेजी हो, वो चुनाव के आखिर में ये डिक्लेयर करे, पहले डिक्लेयर ना करे तो क्या क्या होता है, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसका रिस्पांस कैसा आता है, रिएक्शन क्या होता है, और बहुत सारे लोग संतुष्ट भी नहीं रहते हैं ना, वो सेटिस्फाई नहीं रहते, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया होगा। इसलिए जैसे इस बात को कृष्णा अल्लावरू ने बोला, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस का बिहार का इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी था, हम लोग अप्रैल में ही डिसाइड कर चुके थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हाँ, लेकिन कब डिक्लेयर करना है ये हमारा पूरा प्लान सेट था, उस हिसाब से हमने डिक्लेयर किया है। ये कांग्रेस पार्टी का था। और क्या पूछ रहे थे आप? कि नीतीश कुमार की जो जो बीजेपी उनको खींचने की कोशिश करी है ना हाँ, सर? नीतीश कुमार का ये अभी एक है, पूरा बिहार में एक माहौल बना हुआ है, एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि बीजेपी इस बार चुनाव के बाद नीतीश को निपटा सकती है। मगर सर उसमें एक गलती तो वो कर रहे हैं, क्योंकि भूमिहार जो राजपूत है, ब्राह्मण्स है, उनके मोस्टली वोट्स तो फिर तो नीतीश जी को ही जाने। तो अगर वो ये कर रहे हैं, ये तो फिर उन्हीं के लिए घाटा होगा ना। और अगर जब अमित शाह हो, मोदी जी हो, बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं बिहार में, जब वो जानते हैं कि बिहार के लोग नीतीश जी को, मतलब ये जो 20% लोग हैं वो नीतीश जी को ही वोट करेंगे, जब जान कर ये कर रहे हैं, तो सर इसका ये मतलब हुआ ना कि कुछ तो है, कुछ दरार तो आई है सर। ना, दरार तो बहुत है। जैसे सवर्ण लोग हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, ये सब जो सवर्ण मतदाता है, ये जेडीयू को नहीं, नीतीश कुमार को नहीं, बीजेपी के लिए वोट करता है। हाँ, ये सारे बीजेपी के वोटर्स हैं, ये सवर्ण लोग, सवर्ण मतदाता। लेकिन जेडीयू का जो मतदाता है वो उससे भी ज़्यादा नंबर में है। उनका जो खुद का जाति स्वजाति है, नीतीश कुमार का कुर्मी जाति, और ईबीसी वाले और जो अति पिछड़े लोग हैं वो, और उसके अलावा खास करके वुमेन वोटर्स। बिहार में वुमेन वोटर्स को नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार उनके लिए बहुत सारे स्कीमें अभी पिछले 20 बरस में जो सोशल स्कीम उनके लिए बनाए, और रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में, ये सारे बहुत सारे काम किए। उन लड़कियों को जो छात्र हैं उनके लिए साइकिल दिए, वो इतने सारे काम किए महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। अगर वो जो जितने परसेंटेज है नीतीश कुमार का वोट बैंक, वो बहुत बड़ा नंबर है, वो बहुत बड़ा नंबर है। इसके बावजूद बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस ये है कि बीजेपी अपने लोगों को जेडीयू में सेट करके रखा है। बीजेपी वाले जेडीयू में जो बड़े बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के अलावा, चाहे वो लल्लन सिंह हो, संजय झा हो या अशोक चौधरी हो, ये सारे जितने भी टॉप 2, 3, 4 का जो लेवल का लोग हैं, वो सारे बीजेपी के साथ सेट है। वो पूरा नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास था, इसलिए बीजेपी इस बार चुनाव के बाद नीतीश को निपटा के अपना मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहा था। इसीलिए उन्होंने आखिर तक चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर नहीं किया, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं, ये पहले नहीं बताया। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बनाया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उनके लीडरशिप में चुनाव लड़े, बाद में मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, और बिहार में भी ऐसे ही करने का प्लान बीजेपी का है। ये बहुत सारा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, लोगों के बीच में पहुंच चुका है। इसका घाटा हो सकता है एनडीए को। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर नीतीश जी को निपटाने का तो प्लान है ही है, तो उस स्टेटमेंट में मुझे एक सुर मिल रहा है कि जीत तो सकती है एनडीए, वैसे एनडीए अलायंस जीत तो सकती है।
नहीं नहीं, जीत तो सकती है या नहीं जीत सकती है अभी कहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बिहार में इस चुनाव में किसी भी पक्ष या किसी भी महागठबंधन, कोई भी गठबंधन कोई भी पक्ष के खिलाफ हो या उनके पक्ष में हो, कोई लहर नहीं चल रही है। बिल्कुल लोकल लेवल पे इलेक्शन चल रहा है। जी जी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर रीजन वाइज वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कैंडिडेट का प्रभाव ज़्यादा है, जिस जाति का लोग ज़्यादा है वोटर्स, उसके हिसाब से चल रहा है। कोई भी एक इशू ऐसा नहीं है जो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सके। पूरे बिहार में एक इशू किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है और किसी भी खिलाफ भी नहीं है। लेकिन स्वाभाविक तौर से एक बात है, क्योंकि पिछले 20 साल से वहाँ पे जेडीयू का सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो एक सत्ता विरोधी एक मेंटालिटी तो एक रहता ही है। 20 साल उनका सत्ता देखे हैं लोग, तो एक एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक रूप से एक है। उसका फ़ायदा कितना उठा पाएंगे ये लोग, महागठबंधन के लोग कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, ये अभी नहीं कह सकते। क्योंकि अभी चुनाव में आज जैसा हुआ, आज पहले चरण का वोटिंग था, पहले चरण के वोटिंग में वोटिंग तो बहुत ठीक ठाक चली है। कितना परसेंटेज हुआ है वो बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं है। लेकिन वोटिंग जो लोगों में उत्साह था, जो पोलिंग बूथ के सामने बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, तो लोगों में उत्साह तो बहुत है। ये उत्साह किस चीज़ का है? ये बदलाव का उत्साह है या नीतीश को फिर से आगे बढ़ाने का, जिताने का उत्साह है? ये अभी बाद में पता चलने वाला है। लेकिन उत्साह तो लोगों में बहुत दिख रहा है। एक अगर किसी भी इलेक्शन, नॉट जस्ट इन बिहार, हम किसी भी इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर लोग किसी को बनाने के लिए नहीं, किसी को उतारने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। जी जी सर, एक और बात जो मेरे मन में आ रही थी जब आप इन सब के बारे में बात करते, तेजस्वी यादव ने इस बार अगर देखा जाए तो आरजेडी के प्रचार में इस बार लालू यादव का फेस नहीं था। उनका ज़्यादा अपीयरेंस, ज़्यादा क्या, उनका अपीयरेंस ही नहीं था, और बीच में उनके केस भी, हियरिंग्स भी हो रहे थे। सर ये क्या तेजस्वी यादव एक और टैक्टिक अपनाए, टैक्टिक अगर इसको कहूँ, एक स्ट्रैटेजी वो अपनाए कि क्योंकि बीजेपी या एनडीए अलायंस को एक मौका मिल जाता है लालू के पुराने स्कैंडल्स को उठाने का जब वो आते हैं, तो क्या इस चक्कर में उन्होंने ये छोड़ा कि रहने दो, लालू जी को इस बार नहीं लेके आते, या लालू जी खुद बैकआउट किए कि नहीं, शायद तेजस्वी को आगे बढ़ाने का एक मौका था उनके लिए? नहीं, लालू जी प्रचार करने के लिए आए या ना आए, बीजेपी तो वो जंगल राज का इशू उठाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो हर अपने प्रचार सभा में, अपने रैलियों में जंगल राज का जिक्र करते थे। इसलिए अगर लालू प्रचार करने के लिए नहीं निकले, घर में बैठे, तो उसका जिक्र नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। जिक्र तो होगा ही, क्योंकि बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जंगल राज वाला। लालू जी किस लिए बाहर नहीं निकले? लालू जी का सेहत की वजह से, उनका उम्र की वजह से वो बाहर नहीं निकले। और वैसे वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो कन्विक्टेड है। हाँ, उनको वो अभी चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव लड़ने से मना है उनको। और सेहत भी अच्छा नहीं है, उम्र भी ज़्यादा हो गई, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन फिर भी चुनाव में बहुत बार जंगल राज का तो जिक्र हुआ। आखिर में जब चुनाव प्रचार का लास्ट डे था, उस दिन निकले लालू यादव। वो 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किए, एक रोड शो किए दानापुर में और दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो दोनों जगह पे रोड शो किए, कहीं भाषण नहीं दिया, एक गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाते हुए वो रोड से निकले। लेकिन बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। मुझे लगता है वो सेहत और उम्र की वजह से नहीं निकले। जी जी सर, अब बात करते हैं, ये तो दोनों थे ही, भले ही लोग कह रहे हो कि 6 सीट मिले, 3 सीट मिले, जन स्वराज पार्टी तो इस बार बहुत लाइमलाइट में रही है सर, और ये उनका पहली बार इलेक्शन में वो चुनाव लड़ रहे हैं सर। प्रशांत किशोर पहले जब वो तूफान की तरह इतना प्रचार कर रहे थे, सबको लगा कि वो कैंडिडेटशिप में रहेंगे, बट जब लिस्ट निकली वो नहीं थे। और वो बस एक वन लाइनर में बोल गए कि अभी मेरे पास बहुत काम है और मैं अपनी पार्टी को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ सर।
तो क्या ये और उसके बाद मतलब ये क्या था, प्रशांत किशोर एक उनकी उम्मीद में बहुत लोगों ने जन स्वराज को सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो सिर्फ एज ए सपोर्टर रोल प्ले कर रहे हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी थी जन स्वराज की? और वो कह रहे या तो हम बस 2 या 3 सीट जीतेंगे या तो हम पूरा जीतेंगे, ये उनका एक स्टेटमेंट भी था। फर्श पर नहीं तो फर्श पर। जी जी, वो बोले थे। हाँ, वो बोले थे ना। जब जब प्रशांत किशोर ने डिक्लेयर किया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तब जन स्वराज पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। जी उससे पहले उससे पहले तक जन स्वराज पार्टी को एक तीसरे फोर्स के रूप में देखा जा रहा था। ये महागठबंधन और एनडीए के बीच में प्रशांत किशोर का एक ऐसा पार्टी है जो नई पार्टी है, जैसे अरविंद केजरीवाल का पार्टी दिल्ली में कमाल किया था, ठीक उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, थोड़ा ये भी कमाल कर सकती है जन स्वराज पार्टी, ऐसा एक बहुत सारे विश्लेषकों का मानना था। लेकिन जब भी चुनाव आते आते अभी आज का जो पहले चरण का मतदान चल रहा है, आज अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनका ग्राफ जब वो बोले ना वो चुनाव नहीं लड़ रहे, जब वो अनाउंस किए थे मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तब उनका ग्राफ बहुत ऊंचे ऊपर चला गया था। हाँ, जब वो अनाउंस किया कि नहीं मैं सब अपने कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ कैंपेन करूंगा, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब तो उनका ग्राफ बहुत नीचे आ गया। और ये भी नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वो दिए जा रहे थे, पुरानी बातें निकाल के ला रहे थे बिफोर द कैंडिडेटशिप लिस्ट, और उसके बेसिस पे लोगों को लगा हाँ इन्होंने तो बहुत पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज खेली है, इनको सारे राज पता है, शायद ये सामने आके सारा काला चिट्टा खोल देंगे और बिहार की जनता को समझ आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बट मुझे लगता है वो जब सिटीजनशिप का जो वो कैंडिडेटशिप का लिस्ट निकला सर, उसके बाद वो बहुत ठंडे पड़ गए थे, ऐसा एक फीलिंग आपको आई? मुझे आई थी सर। उनका कैंडिडेट्स का लिस्ट आने के बाद बहुत लोगों को ये लगा कि ये तो जो कोई भी कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है, बहुत कॉमन कैंडिडेट है, बहुत कॉमन कैंडिडेट है, जो जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनको कैंडिडेट बनाया है। तो मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, वजनदार कैंडिडेट नहीं मिला था, ऐसा लग रहा था कैंडिडेट लिस्ट को देखने के बाद। उसका जवाब भी दिया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने बोला कि आपको लगता है कि जो आदमी गुंडाई करेगा वही बहुत ताकतवर होगा, और जो आदमी अच्छा है वो ताकतवर नहीं होगा। हमारे कैंडिडेट्स जो है वो हम सब चुन के समाज के अच्छे लोगों को, जो लोगों के लिए काम किए हैं और काम करना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत साफ़ सुथरा है, ऐसे लोगों को हमने कैंडिडेट दिया। जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो हम ऐसे ही लोगों को जानबूझ के हमने ऐसा लोगों को दिया। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा वजनदार कैंडिडेट्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एक केसी सिन्हा एक कैंडिडेट है प्रशांत किशोर का, जो कैपिटल सिटी पटना में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो केसी सिन्हा वो बहुत बड़े एजुकेशन है, एकेडमिशियन है। वो उनका लिखा हुआ किताब बिहार का हर बच्चा पढ़ा है। हो शायद वो इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ाते हैं, वो उनके जो लिखे हुए किताब है उनको ही पढ़ के सब लोग बिहार में अपना एजुकेशन ख़त्म किए। उतना बड़ा हस्ती है वो। ये उनका जन स्वराज का पार्टी का कैंडिडेट है। वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लोग ऐसे कैंडिडेट्स को जिताते हैं या नहीं जिताते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन कुछ हद तक ये सही है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका, वैसे लोगों को ढूंढ के प्रशांत किशोर ने एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो इस बार तो वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, मे बी इस टाइम एक थोड़ा सा झोंक दे के मे बी अगली बार वो आए। तो अभी से वो दिखा रहे हैं कि इलेक्शन में, सही बोला आपने, कि हर बार पावरफुल लोगों को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। पावरफुल लोग मतलब अलग तरीके से, जो एजुकेशन में हो, डॉक्टर्स हो, उन सबको लेकर आए हैं वो। तो ये जन स्वराज की एक दूसरी ऑल्टरनेटिव, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे भी यही लगा। लेकिन सर क्या बिहार की जनता ऐसे लोग को एक्सेप्ट करेगी? मतलब क्योंकि बहुत एविडेंट है सर, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, उनकी सत्ता चलती आ रही है 20 सालों से। सर क्या बिहार की जनता इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करेगी सर?
नो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो तो बिहार को जनता को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तो एक बात बता रहे थे, नहीं बट सर वो रुख, उस रुख की बिहार बात। की लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग अभी एक ऑप्शन दे रहे हैं। जी जी देखो अभी ये भी महागठबंधन वाले हो, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या एनडीए वाले उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सब लोग पावर को मिसयूज करके जो अपने गुंडा राज चला रहे हैं, ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है। और बिहार के लोगों के लिए एक ऑप्शन बिल्कुल तीसरा ऑप्शन नहीं था। हम लोग तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, जो हमारा एक पहली एक ऐसा पार्टी है जो एजुकेशन बारे में, शिक्षा के बारे में बात करता है। बिहार के जो लोग हैं वो हर चीज़ के लिए अपना वोट दिया है, लेकिन पहली बार अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका एजुकेशन है, उसको सोच के एक बार वोट करें। हम लोग बिहार के बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तय करना चाहते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन उसके बावजूद जितने लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं वो डिपेंड है, उसके ऊपर बिलीव करना या ना करना लोगों के ऊपर है। लेकिन एक अल्टरनेट, एक ऑप्शन देने की कोशिश तो प्रशांत किशोर ने जरूर की, लेकिन उसका कितना हद तक रिजल्ट निकलता है ये पता नहीं है। जी जी, हम भी यही सोच रहे हैं सर, क्योंकि इस बार तो मुझे लग रहा है इस बार बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है बिहार, क्योंकि जिस तरीके से मेरे हिसाब से वो वोट चोरी, जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया तब से जो चल रहा था, बिहार में एक रुख मुड़ती हुई भी दिख रही थी, नहीं भी दिख रही थी। कुछ लोग नीतीश भैया कह रहे हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव के वो बिहार का नीतीश कुमार का एक अच्छी बात उनके लिए ये है, एडवांटेज, 20 साल के सत्ता के बाद भी 20 साल के सत्ता के बाद भी उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा दिख नहीं रही है। जी इसका मतलब ये नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नीतीश के खिलाफ वो ज़्यादा विजिबल नहीं है। जी आज भी लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा नेता है, नीतीश कुमार अच्छा नेता है, लेकिन 20 साल के बावजूद 20 साल में उतना काम नहीं किया जितना लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जी इसलिए गुस्सा भी है। लेकिन 20 साल के बाद किसी एक सरकार के खिलाफ जितना एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए उतना एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ नहीं था। जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था ग्राउंड पे, ये तो बिल्कुल सच बात है। जी जी वैसे भी अब वही देखना होगा, क्योंकि आज तो पहला चरण हुआ ही है, और अब तो ये देखना ही पड़ेगा कि कौन आता है सत्ता में, कौन नहीं, कि बिहार की जनता विकास की तरफ है या फिर बदलाव की तरफ है। और वो बदलाव से बहुत लोग का ये भी कहना है कि वो शायद तेजस्वी हो सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा। वैसे जो भी हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और अपनी बिहार इलेक्शन पे लोगों को एक क्या बोलते हैं समझाने के लिए कि क्या एग्जैक्टली व्हाट इज बिहार इलेक्शन इज ऑल अबाउट। तो थैंक यू सो मच सुभाष सर फॉर कमिंग हियर। बाकी हम आपसे और बिहार इलेक्शन के बारे में जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए KTV भारत। मेरे साथ कैमरा में जुड़े हैं मनोज और मैं हूँ वर्षा वेणुगोपाल। धन्यवाद।